नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था पेपर सेकंड में यूपी टेट का, जिसमें सामाजिक विज्ञान के आपको 2011 से लगाकर 2016 तक वहां पर आपको प्रश्न बताए थे। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन सभी की वीडियो कुछ समय पहले हमने अपलोड की थी। लेकिन जो यूपी टेट सेकंड पेपर SST का यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो वीडियो है वो हमने एक अपलोड किया था, जिसमें आपको 2011 से लगाकर 2016 तक वीडियो वहाँ पर आपको उस वीडियो में देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर 2000 बाकी की जो प्राइवेट ईयर पेपर यानी 2017 के बाद के पेपर है, हमने बताया था कि सेकंड पार्ट में हम लेकर आएंगे, लेकिन वीडियो हम नहीं ला पाए कुछ कारणवश। लेकिन आज हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। मेरा गला ख़राब है, आपको दिख रहा है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी आपकी डिमांड है। मेरे को ये वीडियो जो बनाना था वो 2-3 दिन बाद बनाना था, लेकिन इतनी डिमांड आ रही वीडियो की, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। वैसे तो मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे, लेकिन फिर भी यदि कुछ आवाज़ आपको गड़बड़ लग रही होगी तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, प्रश्न पढ़िएगा और 4 विकल्पों को अच्छे से पढ़िएगा, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2017 से अभी तक के जो पेपर हुए हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर सेकंड के, तो वो आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उसको देख लीजिएगा। अभी तक हम जो फर्स्ट पेपर है जिसमें हमने आपको बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, गणित, इन सभी के वीडियो यानी कि 2011 से लगाकर अभी तक जितने भी यूपी टेट की पेपर हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर हम एक ही वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर यूपी टेट 2017 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था। पहला प्रश्न है कि आज भारत को, सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपको ऐसे ही वीडियो और आगे भी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? राधा कृष्णन ने किया है, स्वामी विवेकानंद ने किया है, प्लेटो ने किया है या फिर रूसो ने किया है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प पढ़ते ही मैं आंसर बताऊंगा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये प्रश्न इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो सीटेट एग्जाम हुई है उसमें जो प्रश्न देखने को मिले हैं वो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी से यहाँ पर आपको जो प्रश्न दे रहे हैं उससे ये पता लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आपने इनको याद कर लिया तो कुछ प्रश्न यदि यहाँ से पूछे जाते हैं तो आपके जो नंबर है वो पक्के हो जाएंगे, यदि आपने इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रख लिया तो। यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ किस विचारक ने प्रस्तुत किया है, तो याद रखिएगा ये स्वामी विवेकानंद जी ने प्रस्तुत किया है। दूसरा प्रश्न, खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को, 29 अगस्त को, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को? कब मनाया जाता है खेल दिवस, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? याद रखिएगा कि ये जो 29 अगस्त को मनाया जाता है किसकी याद में मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। इनका जन्म जो हुआ था ये 29 अगस्त 1950 को हुआ था और ये भारत के पहले से खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, इसलिए इनकी याद में खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए योग दर्शन के लेखक आपको बताना है। महर्षि भरत है, महर्षि नारद है, महर्षि पतंजलि है या फिर महर्षि देवदत्त है? कौन होगा योग दर्शन के लेखक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा महर्षि पतंजलि। याद रखिएगा जो योग दर्शन के लेखक होंगे वो महर्षि पतंजलि होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है जीएन। जीएन नामक जो प्रोटीन है ये किस फसल से संबंधित है? धान से है, सोयाबीन से है, मक्का से है या फिर जई से है? यहाँ पर जीएन नामक प्रोटीन के बारे में पूछा गया है, ये किस फसल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये मक्का फसल से संबंधित होता है जीएन नामक प्रोटीन। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की? यहाँ पर देखिए गाय की वहाँ कौन सी नस्ल है जो दुकाजी उद्देश्य की है? गिर है, जर्सी है, सिंधी है या फिर
थार पारकर है। तो याद रखिएगा वह नस्ल दुकाजी उद्देश्य की कौन सी होगी, तो वो होगी थार पारकर। याद रखिएगा जो थार पारकर गाय होती हैं ये अच्छी दूध उत्पादक गाय मानी जाती हैं। इसमें वसा कितनी पाई जाती है इनके दूध में, तो याद रखिएगा इनके दूध में 5% वसा पाई जाती है। और ये गाय जो प्रतिदिन है ये 10 लीटर तक दूध देती है। कितने लीटर तक दूध देती हैं थारकर गायें? 10 लीटर तक दूध देती हैं। और थारकर गाय यदि पूछे कि भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये भारत में जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती हैं? जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 12, 15 या फिर 22? भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा पहले हम 4 विकल्प को पढ़ लेते हैं, 9, 12, 15 या फिर 22। बताइए इन चारों विकल्पों में से आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा 15। याद रखिएगा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को। केंद्रीय बीज की समतति है, क्या है? प्रजनक बीज है, आधारी बीज है, प्रमाणित बीज है या फिर पंजीकृत बीज है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रजनक बीज। याद रखिएगा केंद्रिक बीज की जो समतति होगी वो प्रजनक बीज होगी। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान स्थित है, कहाँ पर है? हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है, भोपाल में है या फिर लखनऊ में है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लखनऊ में। जो केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान स्थित होगा वो लखनऊ में होगा। यदि यहाँ पर स्थापना वर्ष पूछे तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल के बारे में पूछा गया है, कौन सा है? केला है, जामुन है, माल्टा है या फिर बेल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा माल्टा। याद रखिएगा मार्मलेड बनाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त फल होगा वो माल्टा होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, मैसूर में है या फिर लखनऊ में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मैसूर में। जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है ये मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? शर्करा, पेक्टिन, सल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शर्करा। जेली बनाने में शर्करा परिरक्षण का प्रयोग होता है। केसर प्राप्त किया जाता है कलिका से, पत्ती से, पुष्प वर्तिकाग्र से, बाह्य दल पुंज से? यहाँ पर केसर किससे प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर आपका होगा पुष्प वर्तिकाग्र से। याद रखिएगा केसर किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्प वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? यहाँ पर देखिए मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं ये पूछा गया है। 26 होती हैं, 22 होती हैं, 24 होती हैं या फिर 28 होती हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 24। मानव शरीर में जो कुल पसलियाँ होती हैं उनकी संख्या कितनी होती हैं? 24 होती हैं। TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? तपेदिक से, डिप्थीरिया से, मियादी बुखार से या फिर काली खांसी से? TAB का जो टीका है ये किस रोग से बचाव करता है? तो याद रखिएगा ये मियादी बुखार से बचाव करता है TAB का टीका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को, 20 जून को, 25 जून को या फिर 28 जून को? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 21 जून को। याद रखिएगा इंपोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र या फिर नायलॉन वस्त्र? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रेशमी वस्त्र। यहाँ पर जो रेशमी वस्त्र होते हैं इसमें गोंद के कलफ का उपयोग होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अष्टाध्यायी के लेखक है, देखिए अष्टाध्यायी के लेखक के बारे में सभी को पता है, कौन है? वेदव्यास है, पाणिनि है, सुखदेव है या फिर वाल्मीकि है? तो अष्टाध्यायी के लेखक के बारे में पूछा गया है तो वो कौन होंगे? पाणिनि होंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? उदयभद्र के, महापद्मनंद के, शिशुनाग के या फिर कालाशोक के? द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है ये किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर आपका होगा कालाशोक के। याद रखिएगा जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था ये कालाशोक शासनकाल में हुआ था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था आगरा में, फतेहपुर सिकरी में, दिल्ली में या फिर सिकंदरा में? अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण है ये
किस में करवाया था? आपका राइट आंसर होगा ये फतेहपुर सिकरी में करवाया था। याद रखिएगा, अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण कराया था ये फतेहपुर सिकरी में कराया था। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1865 में, 1870 में, 1875 में या फिर 1880 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1875 में। जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी ये 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशरफ उल्लाह खां या फिर सूर्यसेन? इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा सूर्यसेन। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर या फिर सहसा सूरी? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अकबर। याद रखिएगा, दीन ए इलाही की जो स्थापना की गई थी ये अकबर के द्वारा की गई थी। हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या फिर स्कंदगुप्त? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। जो हैनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है पूछा गया है। बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाबर। याद रखिएगा, बाबर को कलंदर कहा जाता था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिन, मिंटो या फिर मेयो? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कर्जन। याद रखिएगा, जो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया था तो वो कर्जन था। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर के, जगदीशपुर के, अवध के या फिर बिठूर के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जगदीशपुर के। जो कुंवर सिंह के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य के जमींदार थे तो ये जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ग्लोब। याद रखिएगा, ग्लोब शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि के बारे में पूछा गया है। भ्रमण विधि है, वार्तालाप विधि है, कहानी विधि है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भ्रमण विधि। भूगोल शिक्षण की जो उपयुक्त विधि होगी ये भ्रमण विधि होगी। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखाचित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा या फिर थीमेटिक मानचित्रों से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रूढ़ चिन्हों से। याद रखिएगा, मानचित्र को समझने की जो सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है ये रूढ़ चिन्हों से समझा जा सकता है। यू आकार की घाटी का जो निर्माण है ये होता है हिम नदी द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा या फिर सागरी तरंग द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हिम नदी द्वारा। जो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है ये हिम नदी के द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई है, क्या है? सिडनी है, कैनबरा है, मेलबर्न है या फिर ब्रिस्बेन है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? राइट आंसर आपका होगा कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? कैनबरा होगी। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, यहाँ पर देखिए भिलाई इस्पात कारखाना पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है या फिर उड़ीसा में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। जो भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? यहाँ पर अवसादी सेल का आपको उदाहरण बताना है। स्लेट है, संगमरमर है, सेल है या फिर ग्रेनाइट है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्लेट। याद रखिएगा, ये जो स्लेट है ये अवसादी सेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न,
पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, किस ओर होती है? पुच्छल तारे कह लीजिए या फिर धूमकेतु कह लीजिए। पुच्छल तारे को ही धूमकेतु कहते हैं। पुच्छल तारे या फिर धूमकेतु की पूंछ की दिशा सदैव होती है, सूर्य की ओर होती हैं, सूर्य से दूर होती हैं, उत्तर पूर्व की ओर होती है या फिर दक्षिण पूर्व की ओर होती है। तो याद रखिएगा, जो पुच्छल तारे या फिर धूमकेतु की जो पूंछ होती हैं ये हमेशा सूर्य से दूर होती है। कहाँ होती है? सूर्य से दूर होती है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? यहाँ पर देखिए, भ्रंश से संबंधित आपको बताना है। समपंथी है, नतिलंब घाटी है, हांगबेक है या फिर ग्राबेन है। यहाँ पर आपको भ्रंश से संबंधित कौन है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ग्राबेन होगा। याद रखिएगा, जो भ्रंश की घाटियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं, सकरी होती हैं, गहरी होती हैं, इसलिए इन्हें जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? ग्राबेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो भ्रंश हैं ये किससे संबंधित है? ग्राबेन से संबंधित है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? प्रश्न को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा नहीं है? आटाकामा, अरबिया, गोबी या फिर कालाहारी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गोबी। याद रखिएगा, गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तापक्रम विलोमता का अर्थ है। यहाँ पर देखिए, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है? आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो जो तापक्रम है वो कम होता जाता है। लेकिन कहीं कहीं आपने ऐसा भी सुना होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जो तापक्रम है वो बढ़ता जाता है। तो जहाँ पर तापक्रम बढ़ता है उसे ही तापक्रम विलोमता कहते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ भी वहाँ का जो तापक्रम है वो बढ़ता रहता है, वो विलोमता का अर्थ होता है। तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा दूसरा वाला। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ वहाँ का जो तापक्रम है वो भी बढ़ता रहता है, यानी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? यहाँ पर देखिए, रिहंद परियोजना से संबंधित कौन सा जलाशय है इसके बारे में पूछा गया है। गांधी सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जवाहर सागर है या फिर गोविंद सागर है। आपका राइट आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर या फिर गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। इसका जो संबंध होगा वो किससे होगा? रिहंद परियोजना से होगा। यह जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो याद रखिएगा, ये सोन की सहायक रिहंद नदी पर बनाई गई है। और यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ कौन से बांध पर है तो याद रखिएगा, मतलब कहाँ पर स्थित है यहाँ बांध? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर का है, उत्तराखंड का है, सिक्किम का है या फिर हिमाचल प्रदेश का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का। जो सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का होना चाहिए, शिक्षण विधियों का होना चाहिए, शिक्षण तकनीकी का होना चाहिए या फिर उपरोक्त में से किसी का नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षण विधियों का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को जो विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए वो शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। कैलेंडर है, मानचित्र है, फ्लैश कार्ड है या फिर बैरोमीटर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मानचित्र। याद रखिएगा, भूगोल शिक्षण हेतु जो सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री होगी वो मानचित्र होगी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है या फिर भाग 4 है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन? ये प्रश्न बाकी टेट एग्जामों में पूछा गया है तो आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका होगा 73वां संशोधन। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया है ये 73वां संशोधन किया गया है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, हैग में है या फिर पेरिस में है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये हैग में स्थित है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट विषय में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत ये समवर्ती सूची में शामिल है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? यहाँ पर देखिए विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, 50 या फिर 51? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से यानी कि कह सकते हैं कि अनुच्छेद 51 निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, यहाँ पर आपको बताना है किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1952 में, 55 में, 57 में या फिर 60 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये 1952 में हुई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। शंकरी प्रसाद के मामले में दिया है, सज्जन सिंह के मामले में दिया है, गोलकनाथ के मामले में दिया है या फिर केशवानंद भारती के मामले में दिया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत दिया है ये केशवानंद भारती के मामले में दिया है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 है, 108 है, 200 है या फिर 213 है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 200। याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। किसके सदस्य होते हैं? राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं? कौन होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य जो होते हैं ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश दक्षेस यानी कि सार्क का सदस्य नहीं? यहाँ पर कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है या फिर जापान है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जापान। याद रखिएगा जो जापान है ये सार्क का सदस्य नहीं है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए राजपूत पेंटिंग के लेखक के बारे में आपको बताना है कौन है। आनंद के कुमार स्वामी है, राय कृष्णदास है, डॉक्टर मोतीचंद है या फिर WG आर्चर है? तो यहाँ पर राजपूत पेंटिंग के लेखक के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा आनंद के कुमार स्वामी, ये राजपूत पेंटिंग के लेखक है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, लोक कथा का संबंध है। यहाँ पर देखिए लोक कथा का संबंध आपको बताना है क्षेत्रीय कला से है, चित्रकला से है, आधुनिक कला से या फिर प्रागैतिहासिक कला से है? लोक कला का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय कला से। लोक कला का जो संबंध होगा वो क्षेत्रीय कला से होगा। अगला प्रश्न, ज्यामिति डिजाइन कहते हैं ज्यामिति आकारों को, ज्यामिति आकारों से बनी डिजाइन को, वर्ग में बनी डिजाइन को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा ज्यामिति आकारों से बनी डिजाइन को ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। ऐपण का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पर देखिए जो ऐपण का संबंध है ये किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है या फिर उत्तराखंड से है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। याद रखिएगा जो ऐपण का संबंध होगा ये उत्तराखंड राज्य से होगा। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या होती है? या फिर
मानी गई है? 22, 13, 12 या फिर 9? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 22। याद रखिएगा, हिंदुस्तानी संगीत में जो श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है पूछा गया है, तो कुल 22 संख्या मानी गई है हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12 होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 11 होते हैं? आपका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 12। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12 होते हैं। अगला प्रश्न, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? थमार, तराना, ध्रुपद या फिर ख्याल? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ध्रुपद। याद रखिएगा, 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन तबला वादक नहीं? यहाँ पर देखिए, तबला वादक कौन नहीं है पूछा गया है। पंडित किशन महाराज है, जाकिर हुसैन है, रामदास शर्मा है या फिर अहमद जान सिरकवा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रामदास शर्मा। याद रखिएगा, रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। पंडित किशन महाराजा, जाकिर हुसैन और अहमद जान सिरकवा ये तीनों ही तबला वादक है। यहाँ पर रामदास शर्मा नहीं है, इसलिए तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न है यहाँ पर 2017 का, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में या फिर मद्रास में? प्रथम राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर आपका होगा बॉम्बे। प्रथम राष्ट्रीय खेल ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये बॉम्बे में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर यूपी टेट का जो सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब चलते हैं 2018 पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी टेट 2018 का, यहाँ पर 91 से 150 तक टोटल आपको यहाँ पर भी 60 प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं कि इनमें आप कितने नंबर ला पाए। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। यहाँ पर देखिए, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पूछा गया है। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, मनोवैज्ञानिक विकास है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पूछा गया है, तो वो मानसिक विकास भी है, शारीरिक विकास भी है और मनोवैज्ञानिक विकास भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी, यहाँ पर देखिए बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी के बारे में आपको बताना है। दीपा कर्मकार है, पीवी सिंधु है, सानिया मिर्जा है या फिर दूती चंद है? बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वसा पाई जाती है, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज? दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। LSD के सेवन से होता है। LSD के सेवन से क्या होता है? यकृत का रोग होता है, कैंसर होता है, किडनी का रोग होता है या फिर मानसिक विभ्रम होता है? LSD के सेवन से क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसके सेवन से मानसिक विभ्रम होता है, LSD के सेवन से। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, व्यायाम का लाभ है। देखिए, व्यायाम का लाभ आपसे पूछा गया है। फुर्तीलापन है, रक्त प्रवाह में वृद्धि है, भूख लगना है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि, भूख लगना, ये तीनों ही व्यायाम के लाभ है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वृत्त आरेख उपयोगी है। समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए है, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए है, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए है या फिर ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए है? वृत्त आरेख क्यों उपयोगी है, इसके बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए वृत्त आरेख उपयोगी है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक बल देता है। किस पर पत्रक बल देता है? परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, परीक्षा निष्पादन पर, खुली पुस्तक परीक्षा पर या फिर सतत आकलन पर? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सतत आकलन पर। याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का जो NCF आधार पत्रक है वो किस पर बल देता है? सतत आकलन पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक होना है, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना है, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर
आपका राइट आंसर होगा सामाजिक अध्ययन शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो अच्छे नागरिक होना भी है, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना भी है, साथ में राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। यहाँ विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है, यहाँ शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, या फिर यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। ये परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, या फिर सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश, संबोधि, महाभिनिष्क्रमण या फिर निर्वाण। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? 101 का राइट आंसर होगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की जो घटना का चित्रण चक्र हुआ है ये प्रथम उपदेश द्वारा हुआ है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? हर्ष के, अशोक के, समुद्रगुप्त के या फिर पुलकेशिन द्वितीय के। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी जो पुष्टि है ये अशोक के अभिलेख से होती है। कहाँ पर होती है? अशोक के अभिलेख से होती है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका है, अमरावती है, सांची है या फिर बाग है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? H.G. रनाड़े ने की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी या फिर आत्माराम पांडुरंग ने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका राइट आंसर होगा ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, जो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? बहादुर शाह प्रथम ने, शाह आलम प्रथम ने, शाह आलम द्वितीय ने या फिर अकबर द्वितीय ने? इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आपका राइट आंसर होगा अकबर द्वितीय ने। याद रखिएगा, अकबर द्वितीय मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ था? 1846, 16, 56 या फिर 26? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1856। याद रखिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 वर्ष में पारित हुआ था। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? सहसा, सूरी, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अकबर। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो शासक था वो अकबर था। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के थे, मखदूत याहया मनेरी के थे, बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के थे या फिर अब्दुल कादिर गिलानी के थे? तो यहाँ पर शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूछा गया है कि ये किस सूफी संत के शिष्य थे? तो आपका राइट आंसर होगा बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर शाहजहां? यहाँ पर आपको बताना है कलंदर के नाम से कौन बादशाह विख्यात था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाबर। याद रखिएगा, बाबर कलंदर के नाम से विख्यात था। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर नागालैंड? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। हैदराबाद रेगिस्तान नदी पर स्थित है। यहाँ पर हैदराबाद कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी, मूसी, महानदी या फिर कृष्णा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मूसी। हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, कोयला एक उदाहरण है किसका है? रूपांतरित सेल का है, आग्नेय सेल का है, अवसादी सेल का है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अवसादी सेल का। जो कोयला उदाहरण होगा ये अवसादी सेल का उदाहरण होगा। वे दो ग्रह आपको बताने हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, बुध और शनि है, पृथ्वी और बृहस्पति है, बुध तथा शुक्र है या फिर शुक्र और मंगल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बुध तथा शुक्र। बुध और तथा शुक्र के उपग्रह नहीं है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह रिक्तस्थान में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में या फिर हिंद महासागर में? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो लक्षद्वीप समूह है ये अरब सागर में स्थित है। कौन से सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? सवाना क्षेत्र को, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, भूमध्य रेखीय क्षेत्र को या फिर टुंड्रा क्षेत्र को? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर को, अरावली को, सतपुड़ा को या फिर म्यांमार को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पामीर को। याद रखिएगा, पामीर को संसार की छत कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, कालाहारी है, गोबी है या फिर थार है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सहारा। याद रखिएगा, सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न, पाकलदुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? यहाँ पर पाकलदुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है या फिर कर्नाटक में है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, पाकलदुल पन बिजली जो ऊर्जा है, जो परियोजना है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं? यहाँ पर देखिए रोपण फसल कौन सी नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। चाय, कॉफ़ी, गेहूं या फिर रबर? यहाँ पर आपका उत्तर होगा गेहूं। गेहूं एक रोपण फसल नहीं होती है। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी और रबर ये तीनों ही रोपण फसल के अंतर्गत आती है। नाटो का मुख्यालय स्थित है या फिर NATO का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? लंदन में है, ब्रुसेल्स में है, न्यूयॉर्क में है या फिर पेरिस में है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स। जो नाटो का मुख्यालय स्थित होगा ये ब्रुसेल्स में स्थित होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 24, 18, 28 या फिर 22? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या फिर संज्ञानात्मकता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मकता। संज्ञानात्मकता एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? कार्य निर्धारण है, व्याख्यान है, श्रव्य दृश्य है या फिर वाद विवाद है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्रव्य दृश्य। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन होगा वो श्रव्य और दृश्य साधन होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर भूगोल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दर्शन शास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, तो वो दर्शन शास्त्र नहीं है। अगला प्रश्न,
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर डॉक्टर के मुंशी है। तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यदि अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछते तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके जो समस्त कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? यहाँ पर किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है पूछा गया है। पीटीबीटी का, सीटीबीटी का, एनपीटी का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पीटीबीटी का नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? कांगो, सोमालिया, दक्षिण सूडान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दक्षिण सूडान। हाल ही में दक्षिण सूडान में शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? अमोनिया सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेस है, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेस है या फिर अमोनिया सल्फेट नाइट्रेस है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेस। यहाँ पर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेस उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। यहाँ पर 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा के बारे में पूछा गया है, कितने लीटर होगी? यहाँ पर 1 लाख लीटर होगी, 1000 लीटर होगी, 10,000 लीटर होगी या फिर 10 लाख लीटर होगी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1 लाख लीटर। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख लीटर 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, केला का कायिक प्रवर्धन होता है? केला का कायिक प्रवर्धन के बारे में पूछा गया है। क्या होता है, किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा, बीज द्वारा, तनी के द्वारा या फिर शकर द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शकर द्वारा। केला का जो कायिक प्रवर्धन होता है ये शकर द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? यहाँ पर कौन सा उर्वरक है जो तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है या फिर यूरिया है? आपका राइट आंसर होगा यूरिया। यूरिया उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? फूल आने के पश्चात की अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, फूल आने से पूर्व की अवस्था है या फिर परिपक्व अवस्था है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फूल आने से पूर्व की अवस्था। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की जो उपयुक्त अवस्था होती है वो फूल आने से पूर्व की अवस्था होती है। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर में, चीनोमीटर में, पोटोमीटर में या फिर टेंड्रोमीटर द्वारा? तो यहाँ पर जो फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है ये रिफ्रैक्टोमीटर में मापी जाती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य, यहाँ पर देखिए जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? फलों के रस का थक्का बनाना है, फलों के रस को मीठा बनाना है, फलों के रस को साफ करना है या फिर फलों के रस को रंगीन करना है? जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा फलों के रस का थक्का बनाना होता है जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? यहाँ पर टमाटर का जो लाल रंग होता है ये किस रंजक के कारण होता है पूछा गया है। जेंथोफिल के कारण, एंथोसाइएनिन के द्वारा, साइनाइड के द्वारा या फिर लाइकोपिन के द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लाइकोपिन के द्वारा। टमाटर का जो लाल रंग होता है ये लाइकोपिन रंजक के कारण होता है।
नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, नींबू का जो फल है ये किसका प्रचुर स्रोत है? सिट्रिक अम्ल का है, टार्टरिक अम्ल का है, मैलिक अम्ल का है या फिर एसिटिक अम्ल का है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सिट्रिक अम्ल का। जो नींबू का फल है ये प्रचुर स्रोत किसका है? तो ये सिट्रिक अम्ल का है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, नागपुर, पुणे या फिर लखनऊ? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नागपुर। जो केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला है ये नागपुर में स्थित है। अचल स्वर कौन से? यहाँ पर देखिए अचल स्वर के बारे में पूछा गया है, कौन से हैं? तो यहाँ पर स ग है, स प है, स म है या फिर स द है? तो अचल स्वर के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा स प। जो स प है ये अचल स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? जो राग यमन है ये किस थाट से उत्पन्न है? भैरवी, बिलावल, कल्याण या फिर खमाज? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कल्याण। जो राग यमन है ये कल्याण थाट से उत्पन्न है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं? सम कहते हैं लय, ताल या फिर छंद। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा लय। याद रखिएगा, संगीत के समान गति के सतत प्रवाह को लय कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक राग दिया हुआ है और पूछा गया है कि किस राग का स्वर समूह है? राग विहाग का है, राग यमन का है, राग कल्याण का है या फिर राग बिलावल का है? तो आपका राइट आंसर होगा ये जो राग समूह है या फिर स्वर समूह है ये राग विहाग का स्वर समूह है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद है या फिर हरिशंकर परसाई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के जो रचयिता होंगे वो श्यामलाल गुप्ता पार्षद होंगे। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है? इंसुलिन है, पार्थाइक्लिन है, थायरॉक्सिन है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन। याद रखिएगा, थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन होगा वो थायरॉक्सिन होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी? यहाँ पर देखिए जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि के बारे में पूछा गया है, कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही विकल्प जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी है? गहरी चिकनाई विधि है, खमीरीकरण है, उथली चिकनाई विधि है या फिर उबालना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खमीरीकरण। ढोकला बनाने में जो प्रयुक्त विधि होगी वो खमीरीकरण होगी। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? किशोरावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था की होती है। अंतिम प्रश्न जो 2018 है उसका जो अंतिम प्रश्न है आपका सामाजिक विज्ञान का SST का, जल प्रदूषण का कारण है। यहाँ पर देखिए जल प्रदूषण का कारण क्या है? मनुष्य के क्रियाकलाप है, बढ़ती जनसंख्या है, कीटनाशक है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या और कीटनाशक, ये तीनों ही जल प्रदूषण के कारण हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। तो 2018 में जो सामाजिक विज्ञान SST के जो प्रश्न 60 प्रश्न पूछे गए थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का जो हमारा पेपर है UPTET 2019 का SST का उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा पेपर ही आपके सामने है सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ पर आपको 91 से प्रश्न मिलेंगे और 150 पे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इसको ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए 91 यानी कि पहला प्रश्न है 2019 का, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? समुद्रगुप्त के, बिंदुसार के, अशोक के या फिर चंद्रगुप्त के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। याद रखिएगा जो सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था ये चंद्रगुप्त शासन के काल में हुआ था। अगला प्रश्न, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? नरवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर आदित्य वर्धन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नरवर्धन। याद रखिएगा पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित नरवर्धन राजा के नाम से प्रारंभ होती है। अधोलिखित में से कौन सी
ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है, आहार संस्कृति है, कायथा संस्कृति है, जारवे संस्कृति है या फिर मालवा संस्कृति है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कायथा संस्कृति। याद रखिएगा, कायथा संस्कृति ये ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति की प्राचीनतम है। तो ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है, यहाँ पर कायथा संस्कृति आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। दर राजतंत्र शासन में था, 2 शासन तंत्रों में था, बीज राजतंत्र शासन में था या फिर 16 महाजनपद के गणराज्यों में था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 94 का 16 महाजनपद व गणराज्यों में था। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले जो समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, ये 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जो आराम बाग है ये किस मुगल बादशाह ने बनवाया था पूछा गया है। हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाबर ने। याद रखिएगा, जो आराम बाग है ये बाबर मुगल बादशाह ने बनवाया था। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, जी.के. गोखले या फिर गांधी जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बीजी तिलक। याद रखिएगा, 1916 में भारत में जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी ये बीजी तिलक के द्वारा की गई। सुमेलित कीजिए या फिर सही जोड़ी मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए, आपको सही जोड़ी मिलान करना है, किसने कौन सा मिशन या फिर किस समाज की स्थापना की है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय की हम बात करें तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। विवेकानंद जी की हम बात करें तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। दयानंद सरस्वती की हम बात करें तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। और M.G. रानाडे की बात करें तो उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो हमारा सही आंसर होगा आपका यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा? तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। तो यहाँ पर ये कहाँ पर दिख रहे हैं? तो पहले में नहीं दिख रहा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो चौथा वाला जो विकल्प होगा वो एकदम आपका सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? कल्पना दत्त को, मैडम भिकाजी कामा को, एनी बेसेंट को या फिर प्रीति लता वांडेकर को? किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मैडम भीमकाजी कामा को कहा जाता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अधोलिखित में से लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? कलहण, बिलहण, जलहण या फिर कालिदास? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कलहण। याद रखिएगा, कलहण लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिर इल्तुतमिश? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। गोदावरी नदी निकलती है नासिक से, बैतूल से, अमरकंटक से या फिर महाबलेश्वर से? तो गोदावरी नदी के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा नासिक से। जो गोदावरी नदी है ये नासिक से निकलती है। स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती? भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को, लाल सागर अरब सागर को, भूमध्य सागर लाल सागर को या फिर भूमध्य सागर अरब सागर को? जो स्वेज नहर है ये किसको जोड़ती है? तो याद रखिएगा, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बादल युक्त आकाश है, शांत एवं स्थिर वायु है, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन है। यहाँ पर आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल सी है, केवल बी व सी है, ए बी व सी है या फिर केवल बी है? तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पर केवल बी होगा यानी कि शांत एवं स्थिर वायु होगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो एकदम आपका सही आंसर होगा। मेघालय का पठार विस्तार है, हिमालय, अरावली, प्रायद्वीपी पठार या फिर तिब्बत का पठार? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रायद्वीपी पठार। मेघालय का जो पठार विस्तार है ये प्रायद्वीपी पठार है।
निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों या फिर बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? हिम नदी, भूमिगत जल, पवन या फिर नदी? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पवन। पवन अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों या फिर बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? यहाँ पर देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत के बारे में पूछा गया है। मध्य मंडल है, समताप मंडल है, ताप मंडल है या फिर क्षोभ मंडल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। जो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होगी वो क्षोभ मंडल होगी। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा, यहाँ पर देखिए गर्म धारा के बारे में पूछा गया है। कनारी धारा है, रेब्राडोर धारा है, क्यूरोसिया धारा है या फिर कुराइल धारा है? तो यहाँ पर गर्म धारा के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्यूरोसिया धारा। जो क्यूरोसिया धारा है ये गर्म धारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? जल परिवहन है, रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है या फिर वायु परिवहन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जल परिवहन। यहाँ पर सबसे सस्ता साधन के बारे में पूछा गया था, तो जल परिवहन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पूर्ववर्ती नदी, यहाँ पर देखिए पूर्ववर्ती नदी के बारे में पूछा गया है। गंगा है, यमुना है, गोदावरी है या फिर सतलज है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सतलज। याद रखिएगा पूर्ववर्ती नदी के बारे में पूछा गया था, तो सतलज आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, पपड़ी या फिर क्रस्ट कहते हैं या फिर स्थल मंडल कहते हैं? पृथ्वी के पृथ्वी के बाह्य परत के बारे में पूछा गया था, तो उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं या फिर पपड़ी कहते हैं? यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे? जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में या फिर इंग्लैंड में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रांस में। कहाँ गए थे, किस देश में गए थे? तो ये फ्रांस में गए थे। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 31, 33, 34 या फिर 30? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 34। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 34 होती है। लुक ईस्ट पॉलिसी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? दिसंबर 2014 में हुआ, नवंबर 2015 में, दिसंबर 2015 में या फिर नवंबर 2014 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नवंबर 2014 में। याद रखिएगा लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो परिवर्तन हुआ था ये नवंबर 2014 में हुआ था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में या फिर 9वीं अनुसूची में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 9वीं अनुसूची में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 जो अंतर्निहित होगा ये 9वीं अनुसूची में होगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? के सुब्बा राव थे, J.M. मुंशी, डॉक्टर B.N. राव या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर B.N. राव। याद रखिएगा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के बारे में पूछा गया था, तो डॉक्टर B.N. राव होंगे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति है, कार्य मंत्रणा समिति है, प्राक्कलन समिति है या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति के बारे में पूछा गया है तो वो प्राक्कलन समिति होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान ने 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इसको आपको कूट में आंसर देना है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संविधान है 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और नीचे दिए गए कूटों में आपको सही उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, यानी कि A, B और C। तो A, B और C आपको कहाँ पर दिख रहा है? दूसरे वाले विकल्प में, सेकंड वाले विकल्प में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यही होगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? केंद्र को, राज्य तथा केंद्र को, स्थानीय निकायों को या फिर राज्य को? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केंद्र को। भारतीय संविधान के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है ये केंद्र को की गई है।
हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? 1977 में, 78 में, 79 में या फिर 76 में? तो यहाँ पर हमारा संविधान के मूल कर्तव्य के बारे में पूछा गया है, कब लाया गया था? आपका राइट आंसर होगा 1976 में, 1976 में लाया गया था। सर्वप्रथम पंचायत राज का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ था? 1968 में, 1959 में, 1987 में या फिर 1972 में? तो ये हुआ था आपका 1959 में। सर्वप्रथम पंचायत राज का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1959 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। उसके बाद कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 15 या फिर 16? आपका राइट आंसर होगा 15। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। वंदे मातरम देश गान का रचिता कौन है? जो वंदे मातरम है ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। इसके रचिता के बारे में पूछा गया है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, अमीर खुसरो है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है? राइट आंसर आपका होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा वंदे मातरम जो कि हमारा देश का राष्ट्रीय गीत है, इसके रचिता कौन होंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान जन गण मन जो हमारा देश का राष्ट्रगान है उसके रचिता कौन होंगे? तो उसके रचिता रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। राग भैरव का गायन समय क्या है? दोपहर है, सायकाल है, रात्रि है या फिर प्रातः काल है? राग भैरव का गायन समय काल आपसे पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा प्रातः काल। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात पूछा गया है। क्या होता है? 10:1, 15:1, 20:1 या फिर 5:1? तो यहाँ पर सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात पूछा गया है तो वो 10:1 होगा, यानी कि कार्बन की मात्रा 10 होगी और नाइट्रोजन की मात्रा 1 होगी। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा संरचना, मृदा कणाकार, मृदा समूह या फिर मृदा समुच्चय? यहाँ पर आपका 125 का राइट आंसर होगा जो मृदा कणाकार है ये विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा कणाकार कहते हैं। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? बेल्ट बहुत ढीला होने पर चलती है, प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर चलती है, शटल में धागा अटक जाने पर चलती या फिर तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर सिलाई मशीन भारी चलती? किसके कारण चलती है ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर जो सिलाई मशीन होती हैं वो भारी चलती हैं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पर आपको बताना है जब वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा ऑस्टियोपोरोसिस। जो पहला वाला विकल्प होगा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी होने पर। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन है, लिपोप्रोटीन है या फिर हीम है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन नामक तत्व होता है वो ग्लोबिन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? मॉन्टेसरी, डाल्टन, हर्बर्ट या फिर फ्रोबेल? आपका राइट आंसर होगा हर्बर्ट्स। आजकल यूरोप और भारत में जो जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट है इनकी पाठ योजना पद्धति प्रचलित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। योजना विधि किस पर आधारित है? सुनने पर, देखने पर, इनमें से कोई नहीं या फिर करके सीखने पर? योजना विधि किस पर आधारित है? आपका राइट आंसर होगा करके सीखने पर। याद रखिएगा जो योजना विधि आधारित होगी वो करके सीखने पर आधारित होगी। समपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है? विश्व विकास रिपोर्ट, बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट या फिर मानव विकास रिपोर्ट? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा की गई है। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति जलीय जीव कहा जाता है? मगर को, डॉल्फिन, गेगेटिका को, कछुआ को या फिर घड़ियाल को? निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन गेगेटिका को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986, 90, 80 या फिर 88? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1980। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। यहाँ पर देखिए हरित गृह गैस प्रभाव कौन सा नहीं है पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है या फिर नाइट्रोजन है। आपका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। याद रखिएगा जो हरित गृह प्रभाव गैस नहीं होगा वो नाइट्रोजन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। कीटनाशक रसायन है, मृदा अपरदन रोकना है, जैविक खाद है या फिर फसल चक्र है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कीटनाशक रसायन। कीटनाशक रसायन मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। फॉर एवर हायर है, अल्टियस सिटियस फोर्टियस है, यहाँ बदलता रहता है या फिर एवर ऑनवर्ड है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अल्टियस सिटियस फोर्टियस। ये ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। यह तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है। प्रदीप खालको है, पुलेला गोपीचंद है, दारा सिंह है या फिर विशेष भृगुवंशी है। यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। इन चारों विकल्पों में से आपका सही आंसर होगा पुलेला गोपीचंद। ये अर्जुन पुरस्कार विजेता है इन चारों विकल्पों में से। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए जो मनोरंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5, 8, 10 या फिर 4। तो याद रखिएगा जो मनोरंजन है ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। वज्रासन, ताड़ासन, चक्रासन या फिर सुखासन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वज्रासन। जो वज्रासन है ये घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई। महाराष्ट्र, आसाम, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मणिपुर। याद रखिएगा जो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोली गई है ये मणिपुर में खोली गई है। अरहर की शक्कर किसमें है। यूपीएस 120 है, ICPH 8 है, बाहर है, ICPL 87 है। तो यहाँ पर अरहर की शक्कर किस्म के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा ICPH 8 है, ये अरहर की शक्कर किस्म है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सोयाबीन राज्य किसे कहा जाता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में होते हैं, इसलिए इसे सोयाबीन राज्य कहा जाता है। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं, फ्लोटिंग गार्डनिंग कहते हैं, किचन गार्डनिंग कहते हैं या फिर ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर वेजिटेबल फोर्सिंग। याद रखिएगा ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है 2.65 ग्राम सेंटीमीटर, 2.75 ग्राम, 2.85 ग्राम या फिर 2.56 ग्राम सेंटीमीटर। यहाँ पर मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर होगा 2.65 ग्राम सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। एकांतर, समोच्च, वर्गाकार या फिर षटभुजाकार। यहाँ पर निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, तो वहाँ जो विधि होगी वो समोच्च विधि होगी। यहाँ पर समोच्च विधि बाग लगाने में यहाँ जो विधि है ये पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। वसा है, प्रोटीन है, विटामिन व खनिज लवण है या फिर कार्बोज है। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व के बारे में पूछा गया है, तो वो क्या होगा, विटामिन व खनिज लवण होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। यहाँ पर देखिए भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछा गया है। भूजना है, तलना है, सेकना है या फिर उबालना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उबालना। यहाँ पर उबालना भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, वसा के पाचन में, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में या फिर प्रोटीन के पाचन में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रोटीन के पाचन में। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक के विषाणु का नाम बताना है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, विब्रियो कालेरी है, लेसिलस टाइफोसस है, या फिर वेरियोला वायरस है। यहाँ पर चेचक के विषाणु का नाम आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वेरियोला वायरस। याद रखिएगा, चेचक के विषाणु का नाम क्या होगा? वेरियोला वायरस होगा। अंतिम प्रश्न यहाँ पर देखिए, 2019 में जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसका अंतिम प्रश्न है, यानी कि 60वां प्रश्न है। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। शेफर विधि का प्रयोग पसली की हड्डी टूटने पर होता है, सामान्य मूर्छा आ जाने पर होता है, टांग की हड्डी टूटने पर होता है, या फिर रोगी के पानी में डूबने पर होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो शेफर विधि का प्रयोग होता है वो रोगी के पानी में डूबने पर होता है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2019 के बाद में यूपीटीएट का कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2021 को हुआ था, जो कि कुछ कारणवश पोस्टपोन हुआ था, यानी कि वो लीक हुआ था पेपर, तो उसकी वजह से वो नहीं हो पाया है। तो वो 23 जनवरी को है वो पेपर। तो इस वजह से 2019 के बाद में पेपर नहीं हुआ है। 2021 में होना था तो पोस्टपोन हो चुका है। 2022 में होने वाला है वहाँ पेपर। तो इसके बाद पेपर कोई सा नहीं हुआ है, इसलिए 2019 तक हम यहाँ पर एंड करते हैं इस वीडियो को। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते ही दोस्तों, ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।